नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें आज हम प्रारंभ करने वाले हैं आधुनिकतावाद और नव्य प्रगतिवाद, जनवाद। यह हम आज प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज प्रारंभ करते हैं। आधुनिकतावाद एक वैश्विक प्रवृत्ति फेनामीना के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी आधुनिकतावाद किस रूप में स्वीकार किया है? तो एक वैश्विक प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। यह भी इतिहास की एक विशेष परिस्थिति में जन्मा, यानी आधुनिकतावाद भी एक इतिहास की विशेष परिस्थिति है। अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप विभिन्न भूभागों में इसकी उत्पत्ति का समय भी भिन्न भिन्न है। भारत में आधुनिकतावाद का प्रवेश 1960 में होता है। 60 के बाद होता है। एक भिन्न ऐतिहासिक परिस्थिति में जन्म लेने के कारण इसमें पश्चिमी आधुनिकतावाद की गंभीरता, अनेक आयामीता और तकनीकी पेचोखम नहीं है। पश्चिमी आधुनिकतावाद दो महायुद्ध द्वारा विध्वस्त जीवन, अस्तित्ववाद दर्शन, फासीवाद, पूंजीवाद, पदार्थीकरण की देन है। यानी पश्चिमी आधुनिकतावाद किसकी देन है? तो दो युद्धों द्वारा विध्वस्त जीवन, अस्तित्ववाद दर्शन, फासीवाद, पूंजीवादी, पदार्थीकरण की देन। इन सभी की देन जो है वह है आधुनिकतावाद। वायरस की तरह दुनिया भर में फैल गए हैं। इसकी तकनीकी हिंदी में भी ग्रहण की गई। इस संदर्भ में पश्चिम की कलात्मक और साहित्यिक उपलब्धियों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। चित्रकला में पिकासो इसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। यानी चित्रकला में आधुनिकतावाद का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पिकासो करता है। याद रखिए। साहित्य के क्षेत्र में टी.एस. इलियट, जेम्स जॉयस, काफ्का, बेकेट, स्प्रूस्त, रिस्के और लोरका आदि विख्यात नाम है। यानी साहित्य क्षेत्र में आधुनिकता का समर्थन कौन करता है? तो टी.एस. इलियट करते हैं, जेम्स जॉयस करते हैं, काफ्का करते हैं, बेकेट करते हैं, प्रूप्स, रिस्के, यह लोरका, यह सब आधुनिकतावाद का समर्थन साहित्य क्षेत्र में करते हैं। अपने देश का सतही आधुनिकतावाद फूहड़ विकृतियाँ लेकर आया। यूँ तो प्रयोगवादी काव्य आंदोलन में आधुनिकता के चिन्ह दिखाई पड़ने लगते। यानी प्रयोगवादी जो काव्य आंदोलन था उन कविता में भी आधुनिकतावाद दिखाई देता है। विशेष रूप से आगे और शमशेर बहादुर सिंह में, पर उनकी आधुनिकता उधार ली हुई आधुनिकता थी। यानी बच्चन सिंह क्या कहते कि आगे और शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में जो आधुनिकता दिखती थी वह उधार ली हुई आधुनिकता जान पड़ती है, यह बच्चन सिंह कहते हैं। उसके लिए ऐतिहासिक ज़मीन भी नहीं थी। वास्तविक तो यह है कि सन 1964 में हमारी पुरानी दुनिया और मूल्य लगभग समाप्त हो जाता है। सन 1962 के चीन महायुद्ध ने ही रही सही जनतांत्रिक आशाओं की कमर तोड़ दी। सन 1964 में नेहरू की मृत्यु के साथ बहुत सारी चीज़ें मर जाती है। कांग्रेस दल में दरारें दिखाई देने लगती है। समाजवादी दल दो टुकड़ों में बंट जाता है। इसी वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी दो खंड हो जाता है। स्थानीयता का जोर बढ़ जाता है। भ्रष्टाचार का घोड़ा बेलगाम सरपट दौड़ने लगता है। इन स्थितियों के बीच राम मनोहर लोहिया की आक्रामकता एडजस्टविरिज्म का मूल्य है, लेकिन है वही आधुनिकतावाद की देन। इन निराशा, घुटन, अराजकता और मूल्यहीनता के माहौल में अमेरिकी कवि गिन्सबर्ग 1962-63 में अमेरिकी मूल्य को लेकर भारतवर्ष में आया। यानी जो अमेरिकी का जो मूल्य था, अमेरिकी की जो मूल्य है वह अमेरिका का कवि गिन्सबर्ग ने 1962 या 63 में अमेरिकी मूल्य को लेकर भारत में आया था। इस देश में वर्षों भ्रमण करता रहा। उसका स्थायी निवास बनारस का दशाश्वमेध घाट था। उसके यौनवाद का प्रभाव युवा कवियों पर पड़ा। कुछ नामी गिरानी प्रगतिशील भी उसके चक्कर में फंसे। गिन्सबर्ग का
हाउस युवा कवियों का धर्म ग्रंथ बन गया। इसी समय अस्तित्ववाद की निषेधात्मक विचारधारा अपने पूरे उमंग के साथ आई। यह आकस्मिक नहीं है कि सन 1961 में आगे का प्रसिद्ध अस्तित्ववादी उपन्यास अपने अपने अजनबी छपा। यानी आगे का जो अपने अपने अजनबी उपन्यास है वो 1961 में छपा था। इन सभी स्थितियों का साहित्य पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उपभोक्तावाद और यौन विकृतियों की बजावट हिंदी साहित्य के सिर के ऊपर से बहने लगी। आधुनिकतावाद के तहत एक अकवितावादी आंदोलन चल पड़ा। कुछ दिनों तक अकविता पत्रिका भी प्रकाशित हुई, यानी अकविता आंदोलन भी चला और अकविता पत्रिका भी प्रकाशित होती रही। आधुनिकतावाद का प्रभाव बंगाल कविता पर भी पड़ा। हिंदी में इसके पुरोधा राजकमल चौधरी, यानी हिंदी में आधुनिकतावाद के समर्थक पुरोहिता यानी कौन है तो राजकमल चौधरी है। उनके मुक्ति संग्राम और कंकावती में वेश्या, बीमार शहर, सड़े गोश्त वाली औरतों के साथ संभोग के विभत्स चित्र हैं। कैलाश वाजपेयी यज्ञ और वेश्या में कोई फर्क नहीं मानते, यानी कैलाश वाजपेयी जो है वह यज्ञ और वेश्या में कोई फर्क नहीं मानते। जगदीश चतुर्वेदी इतिहास संहिता हो गए। सौमित्र मोहन का लुकमान अली 1/3 प्रगतिवादी और 2/3 आधुनिकतावादी है। आत्महत्या की स्वीकृति तो जगदीश गुप्त, विजय देव नारायण शाही और लक्ष्मीकांत वर्मा में भी है। इस समय नवगीत का आंदोलन भी चला, यानी इस समय नवगीत का आंदोलन भी चल निकला था। यूँ तो हिंदी में गीत लिखने की परंपरा पुरानी है, लेकिन नई कविता आंदोलन के समय सामान्यतः कवियों ने गीत लिखना छोड़ दिया, किंतु नई कविता के वजन पर नवगीत नाम से इसे जिलाए रखने की कोशिश की गई। यह कार्य मुख्य रूप से शंभुनाथ ने किया, यानी हिंदी में नवगीत परंपरा चलाने का काम किसने किया? शंभुनाथ ने किया। शंभुनाथ जी ने अच्छे गीत लिखे हैं। जगदीश गुप्त, ठाकुर प्रसाद सिंह, रविंद्र ब्रह्मर, रामदर्श मिश्र, श्री कृष्ण तिवारी आदि के गीतों की संख्या भी कम नहीं है। लेकिन नवगीत हिंदी कविता की मुख्य धारा से कभी भी जुड़ नहीं पाया। यानी नवगीत और नवगीत आंदोलन और हिंदी कविता यह अलग अलग है। आधुनिकतावादी दौर के प्रसिद्ध कवि है श्रीकांत वर्मा, यानी हिंदी में जो आधुनिकतावाद चला उसके जो प्रसिद्ध कवि है वह है श्रीकांत वर्मा। उनका जन्म होता है 1931 में और मृत्यु 1986 में। और दूसरे जो कवि है वह है धूमिल। धूमिल का जन्म 1931 में होता है और उनकी मृत्यु 1986 में होती है। इसका प्रभाव श्रीकांत वर्मा पर अधिक है और धूमिल पर कम, यानी आधुनिकतावाद का प्रभाव श्रीकांत वर्मा पर अधिक है और धूमिल पर कम है। धूमिल इसके मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ता है, लेकिन काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध न लिखा होता तो वे पूर्णतः आधुनिकवादी न होते। उनके पूर्ववर्ती काव्य संकलनों, यानी श्रीकांत वर्मा के काव्य संकलन है दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर में, आत्मरति और आत्मश्लाघा का प्राधान्य है। भीड़ से घृणा है, यौन विकृतियों की बजबजाहट भी कम नहीं है। जैसे किसी वेश्या के कोठे से अपने को बुझाकर इन रचनाओं में ऊब, अनिर्णयात्मकता, आक्रामकता, विडंबना, यौन विकृति आदि सभी कुछ आधुनिकता के लक्षण हैं। पर मगध में शांति है, सोच है, रास्ते की खोज है, ऐतिहासिक अतीत को वर्तमान की असंगति से जोड़ने का प्रयास है। इसका पूर्वाभास पूर्ववर्ती रचनाओं में जहाँ तहाँ दिखाई देता है। जैसे जलसा घर का कलीग। मगध में मगध, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, मथुरा, नालंदा, तक्षशिला, कोसल, अशोक, शक्टार, अजातशत्रु, बसंत सेना, अम्बपाली आदि का जादुई स्मरण है। एक मायालोक भी है और एक और नहीं भी है। इस अतीत के समांतरण वर्तमान भी चलता रहता है। इसमें एक धुंधले अनिर्दिष्ट भविष्य का भी संकेत है और जीवन बोध और मृत्यु बोध का भी। इसका मुख्य मुद्दा है
सवाल यह है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अश्वारोही, यह रास्ता किधर जाता है? कपिल वस्तु और नालंदा कोई नहीं जाता। रास्ते के अभाव में लोग भटकते रहते हैं। यानी जहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहाँ पर मैं विश्लेषण करूँगा। इसका अवश्य है कि उसे मालूम है कौशल अधिक दिन नहीं टिक सकता, कौशल में विचारों की कमी है। वह यह भी कहता है कि हस्तिनापुर का एक शत्रु पल रहा है विचार, किंतु विचार की कोई रूपरेखा नहीं है। वह एक तीसरे रास्ते की ओर भी संकेत करता है कि यह वहाँ नहीं जाता, वहाँ नहीं जाता, वहाँ नहीं जाता। प्रश्न होता है कि फिर वह कहाँ जाता है? फिर वह वहाँ नहीं जाता है तो कहाँ जाता है? इसका कोई उत्तर नहीं है। अंतिम सत्य के रूप में महाकाल की छाया भी है। अंतिम कविता इसी के संबंध में है। जिस भटकाव से श्रीकांत वर्मा के काव्य जीवन की शुरुआत हुई थी, उसी भटकाव और मृत्यु बोध में उसका अंत भी होता है। अस्तित्ववाद अवसाद से मुक्त नहीं मिलता। आधुनिकता बोध का भाषिक खिलंदड़ापन भी यहाँ मौजूद है। अभी धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है। यानी धूमिल का उदय धूमकेतु यानी धूमकेतु जैसे आकाश में एक अचानक आता है, उसी प्रकार धूमिल भी हिंदी साहित्य में एक अचानक आता है। धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है, धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना है। यानी धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है और धुआं भी है। उसमें धुआं जो है वह आधुनिकता का प्रतीक है और अग्नि जो है वह प्रगतिशील चेतना है। धूमिल की ऊर्जा, विक्षोभ, आक्रामकता, भाषिक नवोन्मेष देखकर थोड़ी देर के लिए निराला की याद आ जाती है। पर धूमिल का एक छोर आधुनिकता से बंधा था तो दूसरा अराजकता से। यानी वह आधुनिकता में भी आधुनिक बोध भी अपनाते थे और अराजकता भी अपनाते थे। ये दोनों प्रवृत्तियां शुरू से ही दिखाई पड़ती है और अंत तक इन दोनों ने अपना संग साथ निभाया। सन 1967 में ही वह एक और आधुनिकतावादी कविता लिख रहे थे तो दूसरी ओर मोचीराम। उनके तीनों संग्रह भी धूमिल के 3 काव्य संग्रह महत्वपूर्ण है। एक है संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित होता है। कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र में दोनों प्रवृत्तियां मिलेगी। राजकमल चौधरी की मृत्यु पर लिखी गई उनकी कविता में आधुनिकता की विकृतियां भरी पड़ी है। यानी धूमिल की किस कविता में राजकमल चौधरी की मृत्यु पर लिखी हुई है? तो वह जो कविता है आधुनिकता की विकृतियां भरी पड़ी है। स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण भिन्न नहीं है। गांव घर से उठाए हुए मुहारों तथा बिंबों से भी यह स्पष्ट है। जैसे उसके जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है। यानी जैसे उसके जाना की यानी उसके वहाँ की जो हर एक लड़की है तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है। मानसिक धर्म में डूबे हुए लत्ते सा लटखड़ाता दिन। औरत के प्रति धूमिल के रुख और चौधरी के रुख में कोई अंतर नहीं। यानी जिस प्रकार जो राजकमल चौधरी स्त्री का वर्णन करते हैं उसी प्रकार धूमिल भी करते हैं। जहाँ तक राजनीतिक विचारधारा का प्रश्न है, वह किसी भी विचार से प्रतिबद्ध नहीं है, किंतु युवा लेखन के लिए राजनीति समझदारी जरूरी मालूम पड़ती है। देखना यह है कि उनकी राजनीतिक समझदारी क्या है, यानी धूमिल की राजनीतिक समझदारी क्या है। भारतीय लोकतंत्र से कवि का मोहभंग हो चुका है, उसे दूसरे लोकतंत्र की तलाश है। यानी धूमिल को एक दूसरे लोकतंत्र की तलाश है। भारतीय लोकतंत्र से कवि ऊब गया है। यह जनतंत्र किसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। जनतंत्र जल रहा है, उसका नक्शा ट्रैफिक पुलिस के चेहरे पर अक्स है। सुरक्षा का सवाल व्यर्थ हो गया है क्योंकि और वह सुरक्षित नहीं है। जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है। संसद के बारे में उनका विचार है। यानी संसद के बारे में धूमिल कहते हैं, अपने यहाँ संसद तेली की वह धानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। प्रजातंत्र के विरुद्ध स्वयं एक कविता है। यानी अपने भारत में
संसद क्या है? एक तेली की कहानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी रहता है, उसी प्रकार। और प्रजातंत्र के विरुद्ध में स्वयं एक कविता धूमिल ने लिखी है। दूसरे प्रजातंत्रों को खोज रहा है, कोई रास्ता नहीं मिलता, वह वामपंथ की संभावनाएं टटोल रहा है। यानी धूमिल जो है कि दूसरा प्रजातंत्र खोजते हैं, ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं, और जो वामपंथी संभावनाएं वह भी टटोल रहा है। बाएं हाथ का समर्थन करता है। एक अन्य स्थान पर कवि कहता है, लोकतंत्र के इस अमानवीय संकट के समय कविता के जरिए मैं भारतीय वामपंथ के चरित्र को भ्रष्ट होने से बचा सकता हूँ। कविता के जरिए उसे बचाना एक इच्छित कल्पना है, पर उसकी दृष्टि में वामपंथ का चरित्र स्पष्ट है। पतझड़ कविता में वह जनवाद और जनसंघ को एक सूत्र में बांधता है। यानी धूमिल किस कविता में जनसंघ और जनवाद और जनसंघ को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करता है? तो पतझड़ कविता में जनवादी मुद्रा में शाखों पर चढ़ी नकचढ़ी हवा शब्द वृद्धोपत्तों पर समकालीनता के जनसंधि नुक्से लिखती है। क्रांति की संभावनाओं पर भी उसे विश्वास नहीं है। यहाँ के प्रसंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की सूची है। रह गया नक्सलवाद, अभी नक्सलवाद पर भी वह लिखते हैं। संसद से सड़क तक में नक्सलवाड़ी पर एक कविता, यानी जो संसद से सड़क तक उनका जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह है उसमें नक्सलवाड़ी नामक एक कविता लिखी हुई है जो नक्सलवाद पर है। पटकथा में कवि लिखता है, अभी पटकथा में धूमिल लिखते हैं, भूख से सिरियाती हुई हथेली का नाम गया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी। यानी जो पटकथा नामक जो कविता है उसमें धूमिल लिखते हैं कि भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी। यानी भूख की पेट की भूख मिटाने के लिए जो संघर्ष करता है उसका नाम है नक्सलबाड़ी। कल सुनना मुझे में, यानी उनका और एक कविता संग्रह वह है कल सुनना मुझे में। श्री काकुलम पर एक स्वतंत्र कविता है। एक कविता में छापामार दस्ते की याद दिलाता है और अंधेरे में एक युवा व्यक्ति गुम हो जाता है, अन्यत्र वह कहता है, और शब्द जहाँ सक्रिय है भूख का सिलसिला छापामार सीटियाँ बजाने लगा है। जाहिर है नक्सलवाद के प्रति उसकी सहानुभूति है। कुछ दिनों तक नक्सलवाद एक सार्थक आंदोलन माना जाता था। यदि धूमिल की उससे सहानुभूति है तो इसे अन्यथा सिद्ध करने के लिए बौद्धिक व्यायाम की क्या आवश्यकता है? धूमिल के मोचीराम का जिक्र किए बिना धूमिल प्रकरण अधूरा रहेगा। यानी धूमिल की जो प्रसिद्ध कविता है मोचीराम, वो मोचीराम कविता को छोड़ते हैं तो धूमिल का परिचय अधूरा छोड़ा जाएगा, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। कदाचित यह उनकी सर्वोत्तम कविता है। यानी बच्चन सिंह धूमिल की किस कविता को सर्वोत्तम कविता मानते हैं? तो मोचीराम कविता को। निहायत संयमित और निहायत प्रभावशाली, जटिल व्यापारों और बिंबों से गूंथी हुई उनके अपने अन्वेषित मुहावरे यहाँ भी है, उनकी चमक भी है, पर ये अलग से नहीं चमकते, पूरी कविता को चमकदार उसी में चमकते हैं। कविता के भीतर बातचीत की शैली में यह भी एक आलाप है। बौखलाए हुए आदमी का एक लाभ नहीं, पेशे से जुड़े हुए आदमी का एक लाभ है। यानी धूमिल ने एक लाभ का वर्णन किया है, जो बौखलाए हुए है उन आदमी का एक लाभ नहीं है, जो पेशे से जुड़े हुए हैं उन आदमी का एक लाभ दिखाई देता है। पेशे में छिपे एक अदद इंसान के प्रतिकूल खड़े आदमी के खिलाफ भाषा का हस्तक्षेप कविता बन जाता है। मोचीराम के औजारों के पास शब्द है, वे बोलते हैं, वे कहीं न कहीं आदमी बनने की तमीज़ भी सिखाते हैं। यानी जो मोची रहता है, जो चप्पल सीने के काम करते, चप्पल बनाते हैं, उनके पास जो भी औजार रहते हैं वह उनकी आवाज़ जो है एक शब्द है, और वह औजार भी एक दिन मनुष्य इंसान बनना चाहते हैं, और उनके शब्दों में, उनकी भाषा में, औजारों की भाषा में एक तमीज़ है और वह तमीज़ सिखाते हैं। मोचीराम का बसंत पेशे से जुड़कर अद्भुत, अपूर्व और अद्वितीय हो जाता है। वह जीने का सही तर्क पेश करता है। उसके प्रभाव में तो रामनामी बेचकर या रेडियो की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है।
यानी यह काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है मोचीराम कविता के बारे में। तो राम नामी बेचकर या रेडियो की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं। जब अंत में चुप और चीख के अंतर विरोधों का एक एक ही फर्ज बयान करता है तो कहना पड़ता है कि तू मोची नहीं शायर है। पटकथा में इसकी जटिलता नहीं है बल्कि एक प्रकार की सपाटता है। आधुनिकता से प्रभावित कविता की भाषा समस्या मूलक हो गई है। सन 1960 के बाद के कवियों ने शब्द भाषा और कविता पर बहुत सारी कविताएं लिखी। यानी 1960 के बाद धूमिल ने बहुत से कवियों ने शब्द भाषा पर कविताएं लिखी हैं। बदलते हुए माहौल में छायावादी भाषा या नई कविता की बिंबधर्मी भाषा काम की नहीं रह गई। यानी जो माहौल बदलता है तो जो छायावाद की जो भाषा थी या बिंब थे वह भी बदल गए थे। धूमिल ने जिन मुहावरों का प्रयोग किया ये नए और टकटके नहीं है बल्कि धमाधार भी। यानी धूमिल ने अपनी कविता में साहित्य में जो मुहावरे शब्दों का प्रयोग किया है वह नए नहीं थे तो प्रभावशाली भी थे, धमाकेदार थे। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेह हूँ। यानी यह धूमिल का कथन है। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेह भदेश हूँ। यह पूछा जा सकता है, इस भदेश भाषा को कवि अभिजात्य की बगल में खड़ा कर देता है। इस तरह वह भाषा की एक नई टेक्नोलॉजी विकसित करता है। इसका दूरगामी प्रभाव हिंदी कविता की भाषा पर पड़ा, पर इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भाषा के चमत्कार ने कविता को जहाँ तहाँ प्रच्छन्न भी कर दिया। लीलाधर जुगुड़ी मूलतः वामपंथी विचारधारा के कवि है। यानी जो उसके बाद जो कवि है वह धूमिल के बाद वह है लीलाधर जुगुड़ी। वह जो है वामपंथी विचारधारा के कवि है। प्राय कहा जाता है कि उनकी आरंभिक कविताओं पर धूमिल के मुहावरेबाजी और खिलंदड़ापन का प्रभाव है, किंतु दोनों कवि लगभग एक साथ लिख रहे थे। धूमिल और लीलाधर जुगुड़ी वह एक समय में एक साथ लिख रहे थे। जिस वर्ष धूमिल का संसद से सड़क तक प्रकाशित हुआ उसी वर्ष यानी 1972 में धूमिल का सड़क से संसद तक यह काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष 1972 में लीलाधर जगुड़ी का भी पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। उसका नाम था नाटक जारी है। छपा। दोनों की अकवितावाद से मुक्ति नहीं है। दोनों ने मुख्यतः लोकतंत्र के विरुद्ध लिखा है। यानी धूमिल ने और जगुड़ी ने लोकतंत्र के विरुद्ध में लिखा है। अकवितावाद या आधुनिकतावाद के परिणाम में कुछ पंक्तियां उद्धृत की जा सकती है। 21वीं शताब्दी को इस बेनों ने लोकतंत्र में जीना है तो वेश्या की सार्वजनिक योनि से संभव है। यानी यह पंक्ति है जगुड़ी की। 21वीं शताब्दी को इस बेरौनक लोकतंत्र में जीना है तो वेश्या की सार्वजनिक योनि से संभव है। यानी लोकतंत्र को यदि इस बेरौनक यानी इस दुनिया में रौनक नहीं है लोकतंत्र में फिर भी जीना है तो वेश्या की जो योनि होती है, वेश्याओं का जो शरीर होता है वह सार्वजनिक होता है, वह उसी प्रकार संभव है। स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण धूमिल से अलग नहीं है। भेड़िए धूमिल की कविताओं में भी है, जगुड़ी की कविताओं में भी। यानी भेड़िए जो है वह धूमिल ने ही भेड़ियों का वर्णन किया है और जगुड़ी ने भी। आदमियों के जंगल में छिपे हुए भेड़िए पिछले पंजों से मिट्टी खोद रहे हैं और हिलती फिर रही है लोमड़ी कुंठाओं की रोएदार मूछें। यह जगुड़ी की पंक्ति है। आदमियों के जंगल में छिपे हुए हैं भेड़िए, आदमियों के जंगल में छिपे हुए भेड़िए पिछले पंजे से मिट्टी खोद रहे हैं और हिलती फिर रही है लोमड़ी कुंठाओं की रोएदार मूछें। इस व्यवस्था में इस संग्रह की लंबी कविता है। वस्तुतः व्यवस्था का हाल बेहाल है। नौकरी, गरीबी, कुर्सी, कानून सब अस्त व्यस्त। वास्तविकता तो यह है कि इस व्यवस्था में हर आदमी कहीं न कहीं चोर है। यानी व्यवस्था में हर आदमी जो है कहीं ना कहीं एक चोरी है, अपराधी है। किंतु इसे बदलने के लिए वह कोई
कारगर संकेत नहीं देता। आज़ादी की झूठी थाली का फैशन यहाँ भी है। जगुडी की स्वीकारोक्ति है, संशय की भाषा में बड़बड़ाता हूँ, जो न क्रांति होता है, न नजरिया, न विचार। यानी जगुडी का और एक महत्वपूर्ण पंक्ति है कि संशय की भाषा में बड़बड़ाता हूँ, जो न क्रांति होता है, न नजरिया, न विचार। यानी वो एक संशय की भाषा में कुछ नहीं होता। उनके अन्य संग्रह है, यानी लीलाधर जगुडी के अन्य संग्रह है। यात्रा में इस यात्रा में रात आप भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी और घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। यह उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह लीलाधर जगुडी के। इस यात्रा में व्यवस्था विरोध के साथ विषय वस्तु का विस्तार हुआ है। यानी जो इस यात्रा में जो उनका काव्य संग्रह है उसमें व्यवस्था विरोध के साथ विषय वस्तु का विस्तार किया है। भाषा और क्रियाहीन वाक्यों की उथल कूद के बावजूद चीज़ों को संग्रहत पकड़ने की क्षमता बढ़ी है। रात आप भी मौजूद है में परिवेश की भयावहता का यथार्थ अंकन है। यानी रात आप भी मौजूद है संग्रह में परिवेश की जो भयावहता है उसका यथार्थ चित्रण किया है। बची हुई पृथ्वी में भाषा का खिलंदीपना स्थापित सा लगता है। सीधी सादी भाषा में कविता की व्यंजना समृद्ध हुई है। इसे उनकी काव्य यात्रा की अगली मंजिल कह सकते हैं। अंतर्द्वेशीय और चिट्ठियाँ इस संग्रह में अच्छी कविता, अच्छी रचनाएं हैं। घबराए हुए शब्द में कवि कहता है, अभी जो लीलाधर जगुडी का जो घबराए हुए शब्द जो काव्य संग्रह उसमें वह लीलाधर जगुडी कहते हैं कि आसर में एकदम धर्म सरीखी मैं हर बार एक कविता लिखना चाहता हूँ। धर्म के नाम पर मुझे बिचकाने वाले धर्म के नाम पर मुझे बिचकाने वाले लोग नहीं समझते ही कि किसका धन्यर्थ क्या है। असल में धर्म सरीखी कविता लिखना बहुत कठिन काम है। असल में यह कथन अपने आप में एक कविता है। जिस दिन जगुडी की यह प्रतिज्ञा पूरी होगी वह दिन उनकी काव्य यात्रा का छलांग दिन होगा। इस संग्रह की कुछ कविताओं में इसकी शुरुआत देखी जा सकती है। इस तरह की कविताओं के लिए जनमानस के भीतर गहरी पैठ, घनीभूत संवेदना, शैलीगत परिवर्तन और समग्र बोध अपेक्षित है। अभी इसके बाद दूसरे जो कवि है वह हैं चंद्रकांत देवतले। चंद्रकांत देवतले ने एक सीमा तक धूमिल जगुडी के भाषाई अंकन से अपने को बचाया। यानी चंद्रकांत देवतले जो है वह धूमिल की और जगुडी की जो भाषा है उस भाषा से खुद को अलग रखते हैं। वह उन्हीं के समसामयिक कवि हैं। उन्हीं के कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यानी चंद्रकांत देवतले के कविता संग्रह हड्डियों में छिपा जोर। बहुत बार प्रश्न नेट में सेट में पूछा गया है कि हड्डियों में छुपा जोर किसकी रचना है या किसका काव्य संग्रह है, तो चंद्रकांत देवतले का है। दीवार पर खून से और लड़बद्धा हंस रहा है, यह भी देवतले का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। धूमिल जगुडी के रेह तारीख से बचने का अर्थ यह नहीं कि उनका अपना रेह तारीख नहीं है। जांगों में छटपटाती नावे समुद्र प्रार्थना सा बिछ रहा जावेगा। पीले बुखार के रक्तहीन उजाले में आदि उनके अपने आविष्कृत मुहावरे हैं। मतलब यह कि आधुनिकता की तकनीकी यहाँ भी है। यानी आधुनिकता बोध जो है इस देवतले के साहित्य में दिखाई देता है। स्थान स्थान पर उनके कथ्य की छौक भी मिल जाती है। रेडियो के जूते खाए दिन भूलकर मुझे मत घसीटो, इतवार के नाम पर रेडियो के बाजार में नहीं आऊँगा, पर यह सब हाशिए पर है। यह जो महत्वपूर्ण पंक्ति है देवतले की है, मैं फिर से पढ़ता हूँ, परीक्षा में पूछे जाने योग्य। रेडियो के जूते खाए दिन भूलकर मुझे मत घसीटो, इतवार के नाम पर रेडियो के बाजार में नहीं जाऊँगा, पर यह सब हाशिए पर है। वह पीड़ा के कवि है। यानी देवतले जो है वह पीड़ा के कवि हैं। कविता को बुलेट बनाने की बड़बोली स्पृहा उनमें नहीं है। आज की दुनिया को सही दिशा में न ले जाने की कविता की अक्षमता उन्हें दुखी कर देती है। यानी आज की जो कविता है वह दुनिया को
सही दिशा में नहीं ले जाती, इसलिए वह दुखी है। और वह यहाँ पर लिखते हैं कि और यह जानते हुए भी कि भ्रष्ट परिवेश में व्यर्थ हो गई है कविता, मुझे उसी में मरना है। यह देवतले का जो कथन महत्वपूर्ण है, और यह परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। और यह जानते हुए भी कि भ्रष्ट परिवेश में व्यर्थ हो गई है कविता, यानी जब भ्रष्ट परिवेश है और उस परिवेश को सुधारने के लिए कविता लिखते हैं तो कविता ही भ्रष्ट हो जाती है, व्यर्थ है कविता लिखना और उसी में मरना है, ऐसा वे कहते हैं। एक जगह कवि लिखता है, एक जगह वह लिखते हैं देवतले, मैं भड़बूजे की तरह इन शब्दों को कब तक फोड़ता रहूँगा, मस्तिष्क के भीतर मृत मछलियों को अबेरते हुए नदी के चढ़ते बुखार को कब तक अपनी हड्डियों के थर्मामीटर में चुपचाप पढ़ता रहूँगा। इसी बेचैनी का फल है कि वह कहता है, मैं थिरकती हुई धरती पर खिलते हुए बसंत के साथ उस साबुत घर के सपने की कविता सौंपना चाहता हूँ। वे कविता की कमजोरी को जानते हैं, लेकिन उसका कहना है, यानी देवतले जो है वह कविता की कमजोरी को जानते हैं और फिर वो कहते हैं, सभ्यता के इस उफनते हुए उजाले में भूमिगत कैसर के खिलाफ अपनी एक निहस्ती कविता को लेकर मैं भी कीचड़ भी दीवार पर कुछ छाप देना चाहता हूँ। यहाँ पर कविता का सरोकार समाज का सरोकार बन जाता है। सामाजिक सरोकारों से संबंध कविता में एक प्रकार का संयम है। जहाँ कहीं उसका संयम मंदा हुआ, वहाँ कविता सपट बयानी में बदल जाती है। अभी यहाँ पर दूसरे कवि है, वह है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल के काव्य संग्रह, इनके काव्य संग्रह है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह चला गया। यह काफ़ी महत्वपूर्ण उनका काव्य संग्रह है कि विनोद कुमार शुक्ल का काव्य संग्रह महत्वपूर्ण है। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह चला गया। कविता के अद्यावधि प्रतिमानों के आगे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। उसे यथार्थवाद, प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद आदि के खानों में नहीं रखा जा सकता। यानी विनोद कुमार शुक्ल जो है वह यथार्थवाद भी नहीं है, प्रगतिवादी भी नहीं है और आधुनिकतावाद भी नहीं है। उसकी अलग कोटि है। इसे लेखक के उपन्यास नौकर की कमीज के साथ पढ़ना चाहिए। यानी विनोद कुमार शुक्ल का एक उपन्यास है, वह उस उपन्यास का नाम है नौकर की कमीज। उसके काव्य और उपन्यास दोनों पर लातानी जादुई यथार्थवाद का प्रभाव है। इसमें यथार्थ के साथ कुछ अर्थ अद्भुत खिलंडपन आदि का समावेश होता है। यथार्थ सिर्फ सर्वहारा की फतह और गेहूं के भाव तक सीमित नहीं है। सब कुछ होना बचा रहेगा उनका दूसरा काव्य संग्रह है। यानी विनोद कुमार शुक्ल का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह चला गया। और दूसरा काव्य संग्रह है सब कुछ होना बचा रहेगा। सब कुछ होना बचा रहेगा, यह उनका दूसरा काव्य संग्रह है। उनकी रचनाएं एक ऐसे जनतंत्र की देन है जहां लोग एक दूसरे से परिचित होकर भी अपरिचित है। यानी जो विनोद कुमार शुक्ल है, उनकी कविता ऐसे जनतंत्र में लिखी हुई है जहाँ पर लोग एक दूसरे से परिचित होकर भी अपरिचित की तरह रहते हैं। व्यक्ति के बीच विश्वसनीय संप्रेषण की कमी है। खंडित वार्तालाप उनकी नियति है। वे सारे भद्र पांडित्य को अस्वीकार करते हैं। अभी उदाहरणतः चड्डी में पत्नी की फटी पुरानी साड़ी की मजबूत किनारे के नाडे से गठान लगाता हुआ परिवार हो गया। विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि चड्डी में पत्नी की फटी पुरानी साड़ी की मजबूत किनारे की नाड़े से गठान लगाता हुआ परिवार हो गया है। किंतु उसकी शैली, कंपोजिशन, कविता और पाठक के बीच ऐसा व्यवधान खड़ी करती है कि पाठक इसे लगभग जय हिंद कर देता है। सन 1980 एक ऐसा वर्ष है जिसमें कविता एक नया मोड़ लेती है। यानी 1980 में कविता एक नए मोड़ पर, नए स्तर पर जाती है। इस वर्ष कई महत्वपूर्ण संग्रह प्रकाशित होते हैं, जैसे कुमार विकल का एक छोटी सी लड़ाई। अभी कुमार विकल नामक जो कवि है, कुमार विकल कवि का एक छोटी सी लड़ाई, यह काव्य संग्रह प्रकाशित होता है। उसके बाद
अरुण कमल का अपनी केवल धार यह प्रकाशित होता है। मंगलेश डबराल का पहाड़ पर लालटेन यह भी प्रकाशित होता है। राजेश जोशी का एक दिन बोलेंगे पेड़ यह भी प्रकाशित होता है। उदय प्रकाश का सुनो कारगिल यह प्रकाशित होता है और असद जैदी का बहने तथा अन्य कविताएं यह भी प्रकाशित होता है। इन सभी संग्रहों का प्रकाशन 1980 है। पहले दो संग्रहों को छोड़कर शेष में आधुनिक भाषाई तकनीक का प्रयोग किया गया है। इन्हें समग्रता, नव्य प्रगतिशील या जनवादी रचनाएं कहा जाता है। इसमें गोला बारूद नहीं, कवियों को कविता की सामर्थ्य सीमा मालूम है। अंततः वे व्यापक जीवन से जो उनकी अनुभूति के अंग बन चुके हैं, विषयों को चुनते हैं और उन्हें संवेदना के धरातल पर सामान्य मनुष्य की समस्याओं से जोड़ देता है। अभी दूसरे कवि है वह हैं कुमार विकल। 7वें-8वें दशक के ऐसे कवि हैं जो वस्तुओं का सीधे साक्षात्कार करते हैं। ने वस्तुओं से साक्षात्कार करते हुए कविता लिखने वाले कुमार विकल हैं और चमत्कार मूलक मुहावरों के बिना उसे प्रतिबद्ध कविता में बदल देते हैं। उनकी विचारधारा किताबी विचारधारा नहीं, यानी कुमार विकल की जो विचारधारा है वह किताबी नहीं है, बल्कि उनने रक्त मांस में धुल मिलकर कवि व्यक्तित्व का अविभाज्य अंग बन गई है। यानी जो खुद उन्होंने भोगी है, खुद उन्होंने सहन किया है, उसके आधार पर वह लिखते हैं। इसलिए उनकी रचनाओं में वैयक्तिकता का स्पर्श, सहज आवेग और ऊर्जा का समावेश हो जाता है। विचारधारा के अतिरिक्त उनकी कविताएं पंजाब की नदियों, प्रेम कथाओं, पहाड़ी धूप, पंजाबी भाषा और संस्कृति और छौक का जायजा लेती हुई है, बृहत्तर जीवन को समेट लेती है। इसके परिणाम में उनके दोनों काव्य संग्रह हैं, यानी कुमार विकल के दो काव्य संग्रह, एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है। यह दो काव्य संग्रह कुमार विकल के हैं। पहले में प्रगतिवादी युद्ध कर रहे थे, विकल को युद्ध का हश्र मालूम था, इसलिए उन्होंने युद्ध के स्थान पर लड़ाई को चुना। यानी युद्ध होने के बाद क्या होता है इसके परिणाम विकल को मालूम था, कुमार विकल को, इसलिए उन्होंने युद्ध शब्द की जगह पर लड़ाई शब्द लिया है। वहाँ भी छोटी सी लड़ाई को छोटी छोटी लड़ाइयाँ किसी ऐतिहासिक समय में युद्ध में बदल जाती है। लड़ाई के अनेक मोर्चे हैं, वह कविता के भीतर भी है और बाहर भी, यानी लड़ाई के अनेक मोर्चे आंदोलन वह कविता के भी है और बाहर भी है। उनकी चाह है कि उनकी कविताएं बच्चों की लोरियां बन जाए, यानी कुमार विकल की चाह एक इच्छा है कि उनकी कविताएं जो है बच्चों की लोरियां बन जाए, जिन्हें नदियों में मछुआरे, खेतों में किसान, मिलों में मजदूर झूमते गाए, किंतु वे काली हवाओं को बिंब लाती है। इसमें संदेह नहीं कि उनकी रचनाओं में काली हवाओं का बिंब नहीं है, अंत वे अपनी कविताओं के बिंबों के खिलाफ लड़ते हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ पर रुकते हैं और इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।